हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी देवरानी जेठानी की है। क्यों जेठानी हमेशा देवरानी को गंवार कहकर नीचा दिखाती थी। छोटे से गांव से माया नगरी मुंबई में पोश इलाके में बहू बनकर आने वाली वंदना के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो मोनिका ने पीछे हटते हुए बोली। वंदना आगे बढ़ी तो मोनिका ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूंगी। वंदना दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी मोनिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली मोनिका को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपनी जेठानी कतई पसंद नहीं थी। मोनिका ने अपने देवर अजीत की शादी अपने मामा की लड़की लवलीना से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु अजीत ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसने वंदना से शादी कर ली। उसे गांव बहुत ज्यादा पसंद था। ओह वाई व्हाट इज दिस, यह किस जमाने में जी रही हो गवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? यह हाईटेक युग है, हाय हेलो और हक करने का जमाना है। लगता है यह लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो वंदना, अजीत ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। लवलीना मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शरीफ होती थी। फैशन शोज के लिए वह देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाया करती थी। लवलीना का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था। जुहू स्कीम इलाके में स्टार बेटे बेटियों के साथ स्वच्छ जीवन जी रही थी। जीने वाली लवलीना फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी। मोनिका किटी पार्टी, शॉपिंग, पिकनिक की जबरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसकी परिवार में ऐसा ही कोई लड़की उसकी देवरानी बनकर आए ताकि देवरानी जेठानी में अच्छा तालमेल बना रहे। परंतु अजीत ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया था। मोनिका के सारे सपने चकनाचूर हो गए। अजीत मेडिकल का छात्र था। जब वह एमबीए के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र सुमित के विवाह के लिए शरीक होने के लिए गांव गया था। वह पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की तलहटी में बसे गांव, प्राकृतिक सौंदर्य उसके मन को भा गया। एक ही नजर में इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर अच्छी हरियाली, दूर दूर तक लहराते खेत और खेतों में फुदकती चिड़िया, हरे भरे वृक्ष उसे बहुत पसंद आए। अमराइयों में कूकती कोयल आदि। अपने दोस्त के विवाह में ही अजीत ने वंदना को देखा कि विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत में उसने वंदना को गाते हुए, नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद में अजीत की आंखों में किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने वंदना का चेहरा घूम रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी तलाश अब पूरी हो गई है। उसके दिलो दिमाग पर सुमित के विवाह के बाद अजीत ने वंदना के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। उसने परवीन के परिवार शिवशंकर प्रसाद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा वंदना पंडित राम प्रसाद की ज्येष्ठ कन्या है। वे सेना निवृत्त अध्यापक है और 2 वर्ष पहले ही सेना निवृत्त होकर वंदना ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर स्कूल की अलविदा कह दिया था। वंदना मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कारित, सुशील और बुद्धिमान है। वंदना की आवाज बहुत मीठी व सुरीली है। वह बहुत अच्छा गाती है। परवीन के विवाह में संगीत संध्या में तुमने आवाज बहुत ही मीठी व सुरीली है, बहुत अच्छा गाती है। परवीन के विवाह में संगीत संध्या में तुमने वंदना के गीत सुने होंगे। अजीत, एक बात मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूंगा कि वंदना के विवाह की चिंता में रामप्रसाद की नींद हराम कर दी है। उनकी बिरादरी में कई लोग वंदना को देखने आते हैं, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। वंदना से छोटी एक और बहन भी है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। गत वर्ष पंडित जी की पत्नी अल्पावधि बीमारी के बाद अक्षामित निधन हो गया। उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाया पर उसे बचा ना सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की तो जैसे रीढ़ ही टूट गई थी। शिवशंकर प्रसाद के
अजीत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे अजीत, पंडित मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और सुसंस्कृत है। अगर वंदना तुम्हें पसंद है तो उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो बताओ। शिव प्रसाद की बातों में अजीत के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध के बारे में माता पिता से बात करना चाहता था। शिवशंकर ने अल्प विराम के बाद कहा कि बेटा, कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से जरूर बात कर लेना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से जरूर बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, वंदना तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। मैं ऐसी ही लड़की अपने जीवन साथी के रूप में चाहता था, जिसके आर पार सहज देखा जा सके। वंदना का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता की झांक कर तल को देखा जा सकता है। अंकल, सुमित के विवाह के केवल हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ और आप चाहें तो वंदना के पापा से बात कर सकते हैं। अजीत उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, शिवशंकर ने कहा। अजीत ने मुंबई पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो मोनिका भाभी क्रोधित हो गई। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अरे अजीत, मैंने तो लवलीना के लिए तुम्हारे लिए बात चला रखी है। अरे अजीत, मैंने तो लवलीना से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की अशिक्षित लड़की, गंवार लड़की का क्या काम? हमारे समाज में नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे लवलीना पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि लवलीना हाय फाय। अजीत मुस्कुराते हुए कुछ कहने जा रहा था, मगर मोनिका ने अजीत की बात काटते हुए कहा, क्या बुरा है लवलीना में? दिखने में कितनी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है, हाई टेक सोसाइटी से ताल्लुक रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कहते हुए मोनिका मुंह फुलाकर बैठक से चली गई। 2 ही दिनों बाद अजीत अपना माता पिता को लेकर वंदना के गांव पहुंचा। वंदना सभी को पसंद आ गई। अजीत की मम्मी तो वंदना के हाथ में शगुन भी दे दिया। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। मोनिका की नाराजगी बावजूद वंदना इस घर की बहू बनकर आ गई। वंदना को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी मोनिका की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। वह बात बात पर वंदना पर ताने कसती, लेकिन वंदना ने मानो विनम्रता का चोला पहन लिया। वह मोनिका के तानों पर यूं चूं तक न करती, चुपचाप सहन करती और वंदना जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, सो उसके लिए इस वक्त चुप रहना ही, खामोश रहना ही उचित है। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक जैसा नहीं रहता, यह परिवर्तनशील है। एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। समय बीत रहा था। मोनिका एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, सो वह हमेशा अपना टिफिन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। वंदना से मोनिका के इस कदर नाराज थी कि वह उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। मोनिका के बैंक जाने के बाद ही वंदना का किचन में प्रवेश होता था। वंदना के सास ससुर मोनिका के तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति परिचित थे, सो वे हमेशा खामोश ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्दी ही दस्तक देने वाली है। एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेम्पो से मोनिका की स्कूटी पीछे से जोर से टकरा गई। मोनिका ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर पर कोई चोट नहीं आई, मगर इसके दाएं हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आई। किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार में मोनिका को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल में फोन आते ही अजीत और वंदना तुरंत अस्पताल पहुंचे। मोनिका के पति रोहन ऑफिस के काम से भोपाल गए हुए थे। अजीत ने देखा कि मोनिका आईसीयू में है। डॉक्टरों ने बताया कि वह अपने बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सर पर चोट नहीं आई, मगर वह घबरा कर बेहोश हो गई है। उसके हाथ पैर में काफी चोट लगी है, फ्रैक्चर हो सकता है। एक्सपर्ट रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा।
अजीत को इशारे में अंदर बुलाया। अजीत ने मोनिका को बताया कि बिल्कुल ना घबराए, उनके हाथ और पैर में ही चोट लगी है, सिर कहीं चोट नहीं आई है। एक्सरे के मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने एक्सरे देखकर अजीत को बताया कि मोनिका के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। अजीत ने फोन द्वारा रोहन को घटना की जानकारी दे दी। करीब 2 सप्ताह के बाद मोनिका को अस्पताल से छुट्टी मिली। अजीत और वंदना के साथ मोनिका घर पर आई। वंदना ने कहा, भाभी अब तुम अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे ही आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आप के एक हाथ और पैर में प्लास्टर चढ़ा है, सो आप को सब आराम की जरूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी प्रकार का काम करने के लिए कह सकती हैं। आपको अब आराम की सख्त जरूरत है। आज से कोई भी किसी प्रकार का काम करने के लिए संकोच नहीं करूंगी। ऐसा मुझसे वादा करो, तभी आपको मैं घर के अंदर आने दूंगी। यह कहने के साथ ही वंदना बीच दरवाजे के खड़ी हो गई। मोनिका की आंखों में आंसू झलक पड़े। उसने वंदना को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और हृदय कंठ से बोली, वंदना मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ना जाने क्या क्या और तुम्हें बेवजह परेशान बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करेगा। वंदना, तुम्हें इस घर में आए अभी 7 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मर्दुनी वाली और विनय भाव से हम सब का दिल जीत लिया। मुझे अजीत की पसंद पर गर्व है। वंदना, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई है कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है मगर असंस्कारित नहीं। तुम पारिवारिक एटिकेट्स की जीती जागती मूर्त हो। वंदना प्लीज मुझे माफ कर देना। भाभी आप बड़ी बहन के समान है, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो है। वह फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आपका माफी की बात करके मुझे शर्मिंदा न करें, यह तो आपका विनय है। भाभी कहते हुए वंदना ने अपनी जेठानी को गले से लगा लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चले क्या? मुझे और अजीत को जोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े रोहन ने अजीत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई साहब, खत्म हो गई हमारी डायलॉग बाजी। आप सब भीतर आकर आइए, मैं भाभी को उसके कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए वंदना ने अपने दोनों हाथ मोनिका की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसके कस कर पकड़ लिया और धीरे धीरे वंदना के साथ ऊपर चढ़ने लगी। आज मोनिका 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। मोनिका की देवरानी वंदना ने अपने हाथों से मोनिका के लिए टिफिन तैयार किया था। वह किचन के बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन, और मोनिका के करीब पहुंची तो मोनिका उसे गले लगा लिया। मोनिका की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। ओह सॉरी वंदना, मैं तो अतीत में पहुंच गई। कहते हुए मोनिका ने वंदना के हाथ से टिफिन लिया और अपने पति रोहन के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। अगर दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। और आप लोगों ने हमें कीमती समय देते हैं, उसके लिए आपसे सबका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।